हाय बच्चा लोग, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बेटा। अब भाई ये सारे बच्चे भाई सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करना कि ये जो आरटीपी मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके अंदर कुछ खास आपको बता देता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए बेटा डिफरेंट क्या करा है कि एक सारा का सारा जो आरटीपी का सोल्यूशन है द फॉर्म ऑफ हैंड रिटन नोट मैंने आपके लिए तैयार कर ली। नाउ सर व्हाई दिस इज सो एसेंशियल, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बेटा। दिस इज एसेंशियल व्हाई बिकॉज अब आपके पास अगर सपोज सारी आरटीपी पढ़ने का पूरा टाइम नहीं है या पूरे सोल्यूशन देखने का वक्त आपके पास नहीं है, तो these solutions will help you out in understanding and you can say studying the entire RTP at a very short span of time. This is basically the summary of all the answers, याद रखिएगा, which I am giving it to you. ठीक है। मोर ओवर याद रखना बच्चा लोग, ये जो आपके पास सारा इस पर्टिकुलर सोल्यूशन का आपके पास जो पीडीएफ है ये मैं आपको सारे बच्चों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप लोगों को साथ साथ कॉपी नहीं करना, आप सिर्फ सुनना चाहते हैं, आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि बच्चा बोलता है सर मेरे को अगर साथ साथ अभी इसको कॉपी डाउन नहीं करना, डी नॉट वरीड अबाउट इट, ये सोल्यूशन जो है एज इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ ये आप लोगों के पास एज इट इज आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। हमारे पास भाई पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एमसीक्यू प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है भाई, सूर्य लिमिटेड के पास दो फिक्स्ड एसेट्स हैं। एक आपको बोला हुआ है फिक्स्ड एसेट 1 है और आपके पास उसकी जो बैलेंस शीट में वैल्यू है वो 600 लाख है, और एक आपके पास फिक्स्ड एसेट 2 है जिसके अंदर आपके पास वैल्यू गिवन है 300 लाख रुपए। 31 मार्च 2024 को आपको बोलता है द वैल्यू इन यूज फॉर फिक्स्ड एसेट 1 इज 500 लाख और जो नेट सेलिंग प्राइस है वो 550 लाख। ओके, कंपनी ने कुछ अपवर्ड रीवैल्यूएशन करा अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपए का। आप इसमें चेक कर सकते हो 20 लाख रुपए का कंपनी का कुछ अपवर्ड रीवैल्यूएशन है। अच्छा, 31 मार्च 2024 को जो फिक्स्ड एसेट 2 था हमारे पास, उसकी वैल्यू हमारे पास 350 लाख थी और जो नेट सेलिंग प्राइस था वो आपके पास 320 लाख रुपए का गिवन था। सबसे पहले बोलता है भाई अब एक काम करो, बताओ सबसे पहले टोटल इम्पेयरमेंट लॉस फॉर द करंट ईयर फिक्स्ड एसेट 1 का है कितना। चलिए पहले इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सोल्यूशन देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात आपको समझ में आना चाहिए, व्हाट इज़ द पॉइंट लाइक इज कि हमारे पास हमें पहले कॉन्सेप्ट समझना है भाई रिकवरेबल अमाउंट का। रिकवरेबल अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो दैट इज ऑलवेज हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। दैट मीन्स अगर मैं फिक्स्ड एसेट 1 की बात करता हूं ना दोस्तों, तो हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट जो है वो आपके पास क्या होगा, 550 लाख या 500 लाख, जो दोनों में से ज़्यादा है। मैंने थोड़े प्रिंसिपल साथ में मेंशन करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द समरी। ओके, तो भाई ये 550 लाख जो है आपके पास आ जाता है, दैट इज योर रिकवरेबल अमाउंट। और इम्पेयरमेंट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, साथ साथ थोड़ा रिमाइंडर्स करेंगे। इम्पेयरमेंट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट अगर मेरे पास फिक्स एसेट 1 की जैसे बैलेंस शीट डेट पे जो वैल्यू गिवन है वो 600 लाख रुपए गिवन है, जैसा कि आप क्वेश्चन में चेक कर सकते हो। भाई ये हमारे पास फिक्स्ड एसेट 1 की बैलेंस शीट डेट पे वैल्यू गिवन है 600 लाख, सो दिस इज कैरिंग अमाउंट। और जो रिकवरेबल अमाउंट आती है बेटा वो आती 550 लाख। तो 600 लाख में से जब हम 550 लाख सब्ट्रैक्ट करते हैं लाख एज माय इम्पेयरमेंट लॉस, राइट। ओके, मोर ओवर अगर आप इस पर नोटिस करोगे ना दोस्तों, हमारे पास जो क्वेश्चन बी में लिखा हुआ है कि कितना इम्पेयरमेंट लॉस आपने पीएल में चार्ज करना है फॉर फिक्स्ड एसेट 1। अब कितना इम्पेयरमेंट लॉस भाई साहब, अच्छा एक चीज़ और, कितना इम्पेयरमेंट लॉस हम चार्ज करेंगे फिक्स्ड एसेट 1 के लिए। देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। फिक्स्ड एसेट 1 जो बोलता है कि भाई 50 लाख का आपका इम्पेयरमेंट लॉस होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। बट इसमें से बेटा 20 लाख जो है वो आपका एडजस्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन। वाई, बिकॉज वहां पर एक अपवर्ड रीवैल्यूएशन रिजर्व था। जो अपवर्ड रीवैल्यूएशन रिजर्व होता है वो 20 लाख से अल्टीमेटली आपके वहां पर प्रॉफिट्स को राइज करता है, राइट। तो हमारा जो 50 लाख का लॉस था उसमें से ये एडजस्ट हो गया कि जो एंट्री होती है हम इस तरीके से कर सकते हैं कि रीवैल्यूएशन रिजर्व को हम डेबिट करेंगे। मैं आपको लॉजिक नीचे बता रहा हूं। पीएल को डेबिट करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस 50 लाख का है, पीएल में ट्रांसफर होगा सिर्फ 30 लाख। क्यों? तो 20 लाख है दैट विल बी एडजस्टेड विद रीवैल्यूएशन। तो भाई ये मैंने आपको नीचे लॉजिक में मेंशन कर दिया कि जो अपवर्ड आपके पास कोई अपने पास रीवैल्यूएशन रिजर्व होगा, इम्पेयरमेंट लॉस जो है उससे एडजस्ट हो जाए। ठीक है, याद रखिएगा अपवर्ड रीवैल्यूएशन रिजर्व जो है, आई एम सॉरी, अपवर्ड रीवैल्यूएशन रिजर्व
इसको हम कह सकते हैं इज एडजस्टेड विद इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है जी। अच्छा, तो अब इसके बाद आता है अगली कहानी। नेक्स्ट मेरे पास आता है बच्चा 1 का सी, हाउ मच इज द टोटल इम्पेयरमेंट लॉस फॉर द फिक्स्ड एसेट 2। तो हमारे पास भाई जो फिक्स्ड एसेट 2 है उसका टोटल इम्पेयरमेंट लॉस कितना है, देखिएगा बहुत ध्यान से इसको। रिकवरेबल अमाउंट जो फिक्स्ड एसेट 2 का है वो है 350 लाख एंड 320 लाख, विच एवर इज हायर। देखो इसको समझने के लिए क्या करना आपको, आपको सिर्फ अपने सामने आरटीपी रखनी है और ये लेक्चर आप साथ साथ देख सकते हैं। ठीक है, आरटीपी अपने सामने ज़रूर रखिए। ओके, तो भाई और साथ में ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और बच्चे बोलेंगे तो उनके ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा आपके पास इस पर्टिकुलर लिंक के अंदर, और ये पर्टिकुलर लेक्चर जो है वो आपके लिए पब्लिक रहेगा, आप इसको जब मर्जी अपने पास देख सकते हैं। तो भाई 350 लाख जो मेरे पास आता है, अगर आप इसमें नोटिस करते हैं 320 लाख आपको गिवन है, दोनों में से जो हायर होगा, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन में आपको बच्चा एक चीज़ बड़े प्यार से उसने लिखी हुई है कि 350 लाख जो वैल्यू इन यूज़ है और मेरे पास नेट सेलिंग प्राइस 320 लाख है। तो रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ द टू, दैट इज 350 लाख। ओके, बट जो कैरिंग अमाउंट है बड़ा फिक्स्ड एसेट को 2 का वो तो 300 लाख है। अब मेरे भाई यहाँ पर फंडा क्या हुआ कि रिकवरेबल अमाउंट इज मोर। अगर रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है, कैरिंग अमाउंट कम है, तो भाई साहब इम्पेयरमेंट लॉस तो जीरो हो गया। इम्पेयरमेंट लॉस तो तब होता है जब आपके पास कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होती है, रिकवरेबल अमाउंट कम होती है, तो इस केस में इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, मोर ओवर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ही इज आस्किंग अस, चलिए ये तो निल हो गया। उसके बाद व्हाट विल बी द कैरिंग वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट फॉर अप्रैल 2024 फॉर फिक्स्ड एसेट 1। ओके, नाउ फिक्स्ड एसेट 1 कैसे करेगा भाई, देखो 600 लाख का आपके पास था पूरा फिक्स्ड एसेट ऑन द रेट ऑफ बैलेंस शीट, उसमें से इम्पेयरमेंट लॉस हमारे पास 50 लाख का हो गया, तो कैरिंग अमाउंट हमारे पास हो जाएगी 5.5। तो दिस इज द इंटायर प्रेजेंटेशन बच्चा विच आई एम गिविंग इट टू यू, आप इसको अपने पास यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम आते हैं कुछ जनरल एमसीक्यूज में। जनरल एमसीक्यूज अगर आप नोटिस करोगे आपको लिखा गया है कि जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते थे FCMITD, इसको बट हम क्लास में बोलते होते थे FCMITD, दैट इज फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस। तो बेटा ये जो होता है इसको हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं, देखिए आपको मैं एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। FCMITD को जनरली हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर करते हैं। तो एवरीबडी शुड बी अवेयर अबाउट दिस कि हम लोग बेटा इसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। इसको हम लोग जनरली भाई किस में ट्रांसफर कर देते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। तो भाई मैंने इसको थोड़ा सा लॉजिक के साथ एक्सप्लेन कर दिया है कि जो FCMITD है इसको हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर किया जाता है, बिकॉज इट इज सॉर्ट ऑफ कैन से एक्सचेंज डिफरेंस का रिजर्व, राइट, एज पर AS11। चलिए नेक्स्ट, बिगिनिंग विद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अब जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, ये वाली जो आरटीपी आपके पास आई है, इसमें प्रैक्टिकल जो चैप्टर्स है हमारे, जो हमारा मॉड्यूल 3 है ICAI का, उनमें से इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया, बिकॉज दे वांट यू टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट। तो उनका फोकस जैसे आपको पता है ज़्यादा ICAI का भी हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर है, तो हम लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए इन्होंने कोई भी एमालगमेशन वगैरह का क्वेश्चन, कोई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन, बायबैक का क्वेश्चन, ब्रांच का क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी बेटा आरटीपी के अंदर नहीं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज यू ऑल नो आर वेरी वेरी रिलेवेंट, सो प्रैक्टिस के लिए ये आरटीपी बनाई गई। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। कहता है यार ABC लिमिटेड जो है वो ऑलरेडी ना एक प्रोविजन बना रही है फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज बेस्ड ऑन नो इश्यूज। नॉन मूविंग मतलब जो बिक नहीं रही है, ठीक है। अब यहाँ पर भाई साहब आपको बोला है कि आपके पास ये इन्वेंट्री प्रोविजन बना रही हैं, कंपनी कहती है हम एक काम करते हैं, प्रोविजन जो है वो टेक्निकल इवैल्यूएशन के बेस पे हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू 100 लाख है, चलो भाई अच्छा खासा के पास 100 लाख रुपए का आपको बोला है प्रोविजन रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन 12 मंथ इशू। तो भैया जो 12 मंथ इशू के हिसाब से जो प्रोविजन उसने करी हुई है वो 3.5 लाख रुपए है, बट जो टेक्निकल इवैल्यूएशन के हिसाब से प्रोविजन है वो सिर्फ 2.5 लाख हमने बनाई। अब कंपनी कहती भाई कि आप एक काम करो, टेक्निकल इवैल्यूएशन के हिसाब से प्रोविजन बनाओ। अच्छा, क्या अगर कंपनी इसको चेंज करती है, मतलब कंपनी सपोज कर लो बेटा पहले प्रोविजन बना रही थी कोई अपने सपोज इशू के हिसाब से, अब वो टेक्निकल इवैल्यूएशन के हिसाब से प्रोविजन बना रही है,
तो क्या ये कोई मेथड में चेंज है, या मान लीजिए कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है? तो क्या कंपनी जो है ऐसे मेथड ऑफ प्रोविजन को चेंज कर सकती है? तो भाई आपके पास AS1, इफ यू रिमेंबर, जिस दैट वाज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो भाई कंपनी क्या कर रही है, कंपनी सिर्फ अपने ना यहाँ पर पर्टिकुलरली एक मेथड में चेंज कर रही है। तो क्या कंपनी जो है ऐसा कर सकती है कि नहीं कर सकती? देखिए मैंने आपको ना कुछ समरी दी है यहाँ पर। समरी क्या है कि भाई मैंने आपको ये आंसर्स जो हैं खुद दिए, लिखे हैं, बेसिकली ओनली टू मेक यू थिंग्स मोर क्लियरर। देखो आंसर आरटीपी के भी हैं, बट आरटीपी के आंसर्स क्या है, वो पैराग्राफ फॉर्म में होते हैं और वो थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो कई बार बच्चों को नहीं भी समझ में। राइट, सो आई एम ट्राइंग टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू। तो भाई ये आंसर की समरी क्या है, देखिए सिंपल सा फंडा है। अगर हम कोई प्रोविजन बनाते हैं नॉन मूविंग इन्वेंट्री का ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इवैल्यूएशन, इट इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, बिकॉज अगर आप सिर्फ वहां पर देखोगे दैट इज जस्ट कॉल्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग मेथड। तो वो पहली बात अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं है, वो सिर्फ एक अकाउंटिंग मेथड में चेंज। ठीक है, मोर ओवर चेंजेस जो होते हैं वो याद रखेंगे, वो हमारे कभी भी एक तो बहुत मटेरियल होने चाहिए। मटेरियल दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं ना, बहुत लार्ज स्केल चेंज होता है जो हमारी कंपनी के वैल्यूज को इफेक्ट करता है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में चेक करोगे ना भाई, तो चेंज अगर हम करते भी हैं तो सिर्फ 1 लाख का चेंज है। अब यार सिर्फ 1 लाख का चेंज आप नोटिस करोगे, यार कंपनी के पास तो इन्वेंट्री 100 लाख की है, तो कंपनी के लिए 1 लाख 2 लाख में चेंज करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आप नोटिस करोगे तो कंपनी के लिए भाई साहब वो ज़्यादा कोई मेजर इशू नहीं है। राइट, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये मटेरियल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इफेक्ट 1 लाख रुपए का आता है। तो अब यहाँ पर कंपनी इस मेथड को अपने सिर्फ एनुअल अकाउंट्स में नोट देकर चेंज कर सकती है। तो मुद्दा क्या है, क्या ये पॉलिसी में चेंज है? ये पॉलिसी में जस्ट अ चेंज इन मेथड। मोर ओवर ये जो चेंज है ये इतना मटेरियल नहीं है, मतलब इट्स नॉट सच अ बिग अमाउंट एज पर द इन्वेंट्री वैल्यूज ऑफ द कंपनी। ओके, नेक्स्ट, फिर हम आते हैं भाई यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि आप देखते हो भाई, क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। देखो यार ये तो बड़ा एक सिंपल सा +2 लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप इसको ऑपरेटिंग क्या है, इन्वेस्ट क्या है, फाइनेंसिंग क्या है, ये हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और कैश इक्विवेलेंट क्या। जैसे आपको बोलता है यार लॉन्ग टर्म बोरिंग से ना प्रोसीड आ रही है। देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग से कुछ भी आता है भाई साहब, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, कोई ट्रेड रिसीबल बिजनेस ऑपरेशंस का हिस्सा होता है बच्चों, तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। ठीक है, कमीशन रिसीव, कौन सी कमीशन रिसीव हुई बेटा? ट्रेडिंग कमीशन। ट्रेडिंग कमीशन कौन सा पार्ट हो गया बच्चा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रेफरेंस शेयर्स को हमने रिडीम करा, भाई साहब प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस करोगे तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इट्स वेरी ऑब्वियस। ओके, हमने इन्वेस्टमेंट बेची। देखो इन्वेस्टमेंट बेचने का मतलब होता है कि आप इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हो, सो दैट इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। interim dividend paid on equity share, any sort of dividend paid is actually financing activity। एक बात याद रखिएगा, मैं OA लिखूंगा फॉर ऑपरेटिंग, IA फॉर इन्वेस्टिंग, FA फॉर फाइनेंसिंग और CE फॉर कैश इक्विटी। इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ये एक तरह से बेटा आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, बिकॉज यू आर होल्डिंग डिबेंचर्स एज इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड रिसीव्ड for the shares held as investment, again it's a part of investing activity। rent received for the property held as investment, तो बेटा ये लास्ट की जो लाइन है ये itself क्लियर कर रही है कि ये एक तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड ऑन फाइनेंसिंग प्रेफरेंस शेयर्स, बेटा ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज इज ऑलवेज योर कैश इक्वल, हम लोग बच्चा कैश इक्वल का पार्ट भूल। राइट, चलिए नेक्स्ट, फिर मेरे पास आता है एक AS5 के ऊपर बड़ा ही अच्छा छोटा सा क्वेश्चन। कहता है यार ड्यूरिंग द कोर्स फॉर द लास्ट 3 years अ कंपनी ओइंग एंड ऑपरेटिंग हेलीकॉप्टर, या कंपनी के 4 हेलीकॉप्टर्स में वहां पर डिस्ट्रक्शन हो जाता है। भैया कंपनी अकाउंटेंट फील करता है कि क्रैश के बाद आपको एक मेंटेनेंस प्रोविजन की क्रिएशन की जरूरत है।
in respect of the maintenance provision created in respect of the helicopters was no longer required. That means अब तो हेलीकॉप्टर ही खत्म हो गए भाई, उनके मेंटेनेंस की प्रोविजन आपको जरूरत नहीं है. एंड प्रपोज टू राइट इट बैक टू पीएल एज अ प्रायर पीरियड आइटम. प्रायर पीरियड आइटम का मतलब होता है पुरानी गलतियां, पुरानी मिस्टेक. तो भाई क्या ये अकाउंटेंट जो है कहते हैं एक काम करते हैं, हम ना प्रोविजन किताबों से राइट बैक कर देते हैं और उसको हम लोग बेटा राइट बैक करते हैं एज अ प्रायर पीरियड आइटम, दैट इज पुरानी मिस्टेक. तो क्या कंपनी का अकाउंटेंट सही कर रहा है बेटा? प्रैक्टिकली बात करें तो कंपनी का अकाउंटेंट जो है कम्मा है. लॉजिक बताता हूँ. पहली बात, ये एक प्रायर पीरियड आइटम नहीं है बिकॉज यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक्स नहीं. ठीक है, एक बात दिमाग में रख. और अगर आप सपोज आप कोई प्रोविजन जो होते हैं ना, आप कभी भी प्रोविजन को राइट बैक करते हो तो वो एक तरह से बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बन जाती है. तो इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है बेटा? इसको हम प्रायर पीरियड ले सकते नहीं ले सकते. क्या करना चाहिए? आप कोई भी याद रखिएगा उसको राइट बैक करोगे सो दैट विल बी टर्म्ड एज योर ई आई, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ठीक है, तो थोड़ा सा ये समरी मैंने आपके लिए पॉइंट्स बना के लिख दी है. ओके, नेक्स्ट आपके पास भाई साहब एक आ गया अपने पास AS7 का बड़ा अच्छा क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. अब यहाँ पर बच्चा आपको बोलता क्या है कि जो रोज कंस्ट्रक्शंस हैं वो एक ब्रिज बनाते हैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए. कंस्ट्रक्शन शुरू करी हम लोगों ने 31 मार्च 2020 को और उसको कंप्लीट करना है अगले फाइनेंशियल ईयर में. कॉन्ट्रैक्ट हमारा 12 करोड़ का था, उसमें एक्सकलेशन क्लॉज था कि कभी कोई प्राइस बढ़ जाता है या फ्लक्चुएट होता है या कम हो जाता है, उसको मैं एडजस्ट कर सकता. हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है. हमने बेटा 4 करोड़ की कॉस्ट इनकर करी है और हम लोगों ने भाई जो अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ रुपया और अभी हमने यहाँ पर स्पेंड करना है जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो एक्सकलेशन है वो 5%. अच्छा, अगर मान लो कॉस्ट बढ़ेगी तो बोलता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में भी 5% का इंक्रीज एक्सकलेशन की. अब बताओ भाई यहाँ पर स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, जिसको हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन भी कहते थे. कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 किताबों में दिख, राइट. तो भाई अगर आप क्वेश्चन को चेक करते हो तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है. आपको सबसे पहले क्या बोला हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मेरे पास आफ्टर एक्सकलेशन क्लॉज क्या होगा. देखो 12 करोड़ का भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, प्लीज एक बार आरटीपी साथ साथ चेक करना. 5% भाई साहब 12 करोड़ के हिसाब से अगर हम चेक करें तो वो मेरे पास आता है 12.6 करोड़. दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आफ्टर द एक्सकलेशन क्लॉज इज एक्चुअली 12.6 करोड़. ओके डन, ये हो गया. फिर कहता है भाई साहब जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, देखिए आपके पास 4 करोड़ अभी है, 6 करोड़ आपने और लगाना है, आप टोटल तकरीबन 10 करोड़ और स्पेंड करोगे. पहली बात उसने निकालने को बोला है स्टेज ऑफ कंप्लीशन. स्टेज ऑफ कंप्लीशन का सीन ऐसा होता है दोस्त, आपको बताता हूँ. फॉर्मूला क्या होता है इसमें? एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट ओवर टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100. तो अभी जो आपने प्रेजेंटली कॉस्ट इनकर करी है वो आपने करी है 4 करोड़. जो टोटल आपका खर्चा है वो आपका आ गया है 10 करोड़ का इंटू 100. दैट मीन्स अभी आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अराउंड 40%. दैट मीन्स 10 करोड़ में से अप्रॉक्सीमेटली 40% आपका काम अभी कंप्लीट हो चुका. तो भाई अब आपको बोला रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना है. देखो 12 करोड़ 12.6 करोड़ आपका है आफ्टर एक्सकलेशन क्लॉज. तो 40% के हिसाब से भाई अभी आपको इस साल इतना रेवेन्यू दिखाना चाहिए. इसमें से भाई 4 करोड़ का आपका करंट खर्चा है, जैसा कि आप देख सकते हैं 4 करोड़ का आपका करंट खर्चा है. तो उस केस में जो आपका प्रॉफिट टू बी शोन होगा दैट विल बी 1.0, राइट. तो आई होप बच्चा यहाँ तक आपके पास ये सारे क्वेश्चंस आपको क्रिस्टल क्लियर होंगे. मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए. ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू एक छोटा सा हमारा AS9 का प्रॉब्लम है, इसको सुन लेते. मिथ्या लिमिटेड भाई सत्या के साथ एक आती है. अगर आप मेरी समरी पढ़ लोगे ना भाई तो आरटीपी जो आप सारा सोल्यूशन रीड करने में या अंडरस्टैंड करने में मान लीजिए आप 1 घंटा लगा रहे हैं तो आपको ये 30 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा. बस मैंने वो सारा क्रक्स निकाल के उसको लिख दिया. अच्छा, मिथ्या लिमिटेड भाई साहब एग्रीमेंट में एंटर करता है सत्या के साथ, में गुड्स बेचूंगा कॉस्टिंग 8 लाख का. प्रॉफिट कितना है भाई? 20% ऑन द कॉस्ट.
आपको बोला है सेल ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ऑन 1 Feb 2024। सेम डे पे सत्या ने एंटर करा एक और एग्रीमेंट मिथ्या के साथ कि मैं वापस से आपको वो गुड्स रीसेल करूंगा 10.8 लाख का ऑन 1 अगस्त। ठीक है, मैं 1 अगस्त को वापस से आपको वो गुड्स में क्या कर दूंगा, रीसेल। मतलब ये क्या हो रहा है बेटा, ये किस हिसाब से ये सेल एंड वापस से बेटा रीसेल वाला ट्रांजेक्शन आ गया। तो ये एक तरह से फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन बोलते हैं। जब किसी बंदे के पास पैसे की शॉर्टेज हो जाती है तो इंसान ऐसे करता होता है। पहले वो क्या कर रहे हैं, मिथ्या उठा के सत्या को गुड्स बेच रहे हैं। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद सत्या जो है मिथ्या के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई ये वापस गुड्स तो मुझे 10.8 लाख के बेच देगा। अब बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। जो प्री डिटरमाइंड रीसेलिंग प्राइस है वो सारा का सारा सत्या के खर्चे भी इंक्लूड करता है, कवर्स द होल्डिंग कॉस्ट ऑल्सो। आपको एंट्रीज भी पास कर, आपको यहाँ पर एंट्रीज भी पास कर। अब ज़रा फोकस करिएगा दोस्तों, यहाँ पर बच्चा अगर मैं यहाँ पर आपसे चेक करूँ, ध्यान से मेरी बात को समझें। यहाँ पर बेटा आपको कुछ कहानी है आपको समझ। ट्रांजैक्शन जो आपके पास बता रहा है कि भाई जो एम और एस के बीच बेसिकली क्या एक दूसरे को हेल्प ही कर रहे हैं सब, तो ये फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन। बिकॉज इसमें क्या रीसेलिंग प्राइस जो है वो ऑलरेडी प्री डिटरमाइन है और इसमें ना सारे के सारे सत्या की कॉस्ट भी इंक्लूड कर लेता। तो बेसिकली मित्या ने पहले सत्या को गुड्स बेचे, फिर सत्या को बोला भैया वेट कर ले, वापस तेरे से रीपरचेज कर लूँगा। सो अल्टीमेटली ये बेसिकली कहानी क्या है कि मित्या जो है एक तरह से वो फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन कर रहा है और सत्या के जो खर्चे कुर्चे हैं वो भी कवर कर रहा है सारे। तो पहली बात, इसको हम लोग AS9 के अकॉर्डिंगली किताबों में रेवेन्यू नहीं बताएंगे, रेवेन्यू है ही नहीं। अगर हम डिस्कस करें ना भाई तो ये रेवेन्यू नहीं है। अच्छा, अब इसमें बात की जाती है एंट्रीज की। तो दोस्तों मैंने एंट्रीज पास नहीं करी, मैंने बोला यार एक काम करो, एंट्रीज मैं तुम्हें एंट्रीज क्या लिखूंगा। जैसे यहाँ पर अगर आप नोटिस करते हो पहली एंट्री क्या हो गई, ध्यान से देखिएगा। एक तरह से वो सत्या से एडवांस आ रहा है। एडवांस कितना आ रहा है भाई, 8 लाख आ रहा है, उसमें 20% और जोड़ दीजिए तो 9,60,000 रुपया बन जाता है। तो पहली एंट्री बच्चा बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम सत्या। तो इसको हम रेवेन्यू बोलेंगे ही नहीं, एक तरह से फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो दिस इज लाइक अ फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन, इसको आप रेवेन्यू बोल ही नहीं सकते। अब यहाँ पर क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इसमें अगर आप क्वेश्चन के अंदर एक बार चीज़ को डेट को पढ़ रहे हैं तो डेट में क्या लिखा है भाई कि यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन हुई 1 फेब। अब 31 मार्च जब अकाउंट्स क्लोज हो रहा है तो फेब और मार्च दोस्तों ये सिर्फ हुआ 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो उसने सारी कॉस्ट भी कवर करी है। ठीक है, आप सोचो 10,80,000 रुपये का मैं आपको बोल रहा हूँ भैया आपको रीसेल करेंगे, आपसे मैं एडवांस अभी कितना ले रहा हूँ, 9,60,000। ठीक है, तो 10,80,000 दैट इज 10.8। अगर मैं इसको चेक करता हूँ भाई 10.8 और 9.6 का जो डिफरेंस आता है दैट इज 1.2 लैक्स। तरह से आप इंटरेस्ट फैक्टर हो। अब प्रॉब्लम ये है भाई कि ये जो इंटरेस्ट है ये 6 मंथ्स का है। ठीक है, 6 मंथ्स क्यों, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन में डेट पढ़ोगे यहाँ पर फिर से वही बात है भाई, डेट्स एक बार देख ले क्वेश्चन में बच्चा, अगर आप डेट्स पढ़ते हो ये देखेंगे भाई मेरे साथ एक बार प्लीज। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन उसने करी है 1 फेब को और रीसेल करना है 1 अगस्त को। 1 फेब से लेकर बेटा 1 अगस्त अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स का गैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा 6 मंथ्स है, पर जब हम लोग अकाउंट्स क्लोज करेंगे 31 मार्च को, प्लीज फोकस करना, तो वो सिर्फ आपको अभी करंट ईयर में ये 6 मंथ्स का इंटरेस्ट है, आपको सिर्फ 2 मंथ्स का इंटरेस्ट अभी इस साल दिखाना है। तो दिस इज फाइनेंसिंग चार्जेस और वी कैन से इंटरेस्ट टू सत्या अराउंड 0.4। और बाद में मैंने क्या करना है, इनको पीएल में ट्रांसफर करना। तो आई होप यू फाइंडिंग इट सिंपल, बिकॉज जो उसने रीसेल करा आगे चल के वो अपने 10.80 का एंड ऑल दैट, पर उसका जो इंटरेस्ट है वो 6 महीने का है। पर अभी अपने को करंट ईयर में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वो करंट ईयर में अपने को भाई इंटरेस्ट जो दिखाना है सिर्फ 2 मंथ्स का दिखाना। ओके, सो फ्रेंड्स आफ्टर दिस कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन नंबर 7 जब हमने कंप्लीट कर लिया है भाई, हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में आपको एक स्पेसिफिक बात बता दूं, दिस क्वेश्चन इज अ वेरी सिमिलर ऑलरेडी देयर इन द ICM बुक।
अगर आप देखोगे आईसीएम बुक पे एक लास्ट में मैं क्वेश्चन कराता था जिसमें टर्बाइन का पॉइंट, इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन एक बार समझते हैं अच्छे से, एंड तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। लिखा क्या है, एमएस लिमिटेड ने एक हैवी मशीनरी एक्वायर करी, उसकी कॉस्ट है 1 करोड़। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, इसमें आपके पास साफ लिखा है विद नो ब्रेक डाउन ऑफ कंपोनेंट्स पार्ट्स। जो यूजफुल लाइफ है वो आपके पास 10 ईयर्स लिखी हुई है, और एट द एंड ऑफ द 6th ईयर वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट टर्बाइन, दैट मीन्स उसका कोई टर्बाइन था, इट रिक्वायर्स अ रिप्लेसमेंट, दैट मीन्स वन ऑफ द मेजर पार्ट रिक्वायर्स अ रिप्लेसमेंट, याद रखना, ठीक है। और फर्दर मेंटेनेंस उसकी करना, बोलता है यार वो अनइकोनॉमिकल हो गया, मतलब उसको अगर हम फर्दर मेंटेन्स करेंगे भाई तो यह फालतू हमारा बेकार का खर्चा होगा। अच्छा, बाकी मशीन जो है वो परफेक्ट है, और जो न्यू टर्बाइन है उसकी कॉस्ट हमें अगर हम आज उसको लेने जाते हैं तो 45 लाख रुपीज़ का पड़ता है। डिस्काउंट रेट ऑब्वियसली वो 5% है, मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू का रेट होता है दैट इज गिवन टू अस। आपको बताना है कि क्या जो टर्बाइन की कॉस्ट है नया वाला, मैं उसको एसेट मानूं, और अगर मानना है तो फिर उसको कैसे उसका ट्रीटमेंट हमने करना है। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। एक बड़ी मशीन है, बड़ी मशीन के अंदर सपोज कर लो एक मेजर पार्ट है जिसको हम टर्बाइन बोल सकते हैं, रिप्लेसमेंट करनी है, ठीक है। और हमने उसको बदल के एक नया टर्बाइन लगाना है। अब मुझे बताना है बेटा कि जो नया टर्बाइन जो मैं इसमें लगा रहा हूँ क्या वो एक एसेट है या नहीं है, ओके। और अगर है तो उसकी वैल्यू हम किस तरह से ट्रीट। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप नोटिस करोगे एक पॉइंट इसमें आता है, कहते हैं यार जो कॉस्ट ऑफ न्यू टर्बाइन है ना वो मेजरेबल है। पहली बात, ऑब्वियसली पता है 45 लाख से हमारे पास की वैल्यू है, हम उसका एक अमाउंट को मेजर कर सकते हैं। दूसरी बात, वो हमें एक इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, और ऑब्वियसली तो वो एसेट तो है ही है। पहला पॉइंट तो ये हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। दूसरा, जो मशीनरी की जो कॉस्ट है, अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हो, मशीनरी बेटा 1 करोड़ का है, उसमें 6 साल अगर मैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो आप टर्बाइन रिप्लेसमेंट कर रहे हो ये आफ्टर 6 ईयर्स कर रहे हो, वो एट द एंड ऑफ 6th ईयर। अब इसको नोटिस पढ़ोगे भैया, एट द एंड ऑफ 6th ईयर हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, गौर करिएगा। तो अपने पास जो रिप्लेसमेंट है भैया वो 6 साल के बाद होती, तो आज की डेट में मशीनरी की जो WDV है दैट इज ओनली 4 लाख रुपीज। तो मशीनरी की WDV बच्चा अपने पास आज की डेट में सिर्फ कितनी है, 4 लाख रुपए। अब प्रॉब्लम यह है टर्बाइन की, आज 6 सालों बाद उसकी कॉस्ट 45, तो 6 साल पहले उसकी कॉस्ट कितनी होगी, मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए अगर आप थोड़ा सा फॉर्मूला याद करें, हमारा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता था, मैं बच्चों को यहाँ पर साइड पे लिख देता, देखेंगे भाई, जो भी हमारे पास 1/1+r⁴ करके हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, तो भाई हमने क्या करा, 45 लाख जो है उसको डिवाइड कर दिया 1.05⁶। जब आप 1.05⁶ करते हो, अब देखिए यहाँ पर क्या करा है मैंने, एग्जैक्ट 4-5 प्लेस ऑफ डेसिमल तक आंसर। आईसीआई की जो आरटीपी का सोल्यूशन आता है उसमें कई बार उन लोगों ने आंसर्स को राउंड ऑफ करा होता है, तो चिंता मत करना अगर थोड़ा 10, 15, 20 रुपए का आंसर में फ़र्क आएगा तो कुछ गलत नहीं करा उसमें, ना आपने करा ना मैंने गलत करा। याद रखना, घबराना नहीं, प्रेजेंट वैल्यू की वजह से आंसर में आती, बट वो आंसर करेक्ट माना जाता। अब मैंने जो कैलकुलेशन बेटा आपके सामने करी मैं उसके हिसाब से कर रहा हूँ, थोड़ा सा आरटीपी के सोल्यूशन के साथ ये आंसर 10-15 रुपए से वेरी कर सकता है, तो घबराना नहीं। तो बेटा अपने पास 45 लाख को जब मैंने डिवाइड करा, इसको डिवाइड करने के बाद भैया मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्बाइन। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, ये तो वैल्यू चली गई 6 साल पुरानी, तो इसको डेप्रीशिएट भी करना है, तो बेटा इसको जब मैं डेप्रीशिएट करूंगा तो मेरे पास आज WDV ऑफ टर्बाइन इतना, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं कैरिंग अमाउंट देखूं टर्बाइन का, तो 40 लाख मेरे पास आज 6th ईयर के एंड पे है। उसमें से जो मेरा उसमें मशीन के अंदर से टर्बाइन का जो WDV है आज की डेट में दैट इज 13,43,188, जब मैं इसको माइनस कर लेता हूँ मेरे पास, और जो मैं नया टर्बाइन ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है, 45 लाख रुपए का नया टर्बाइन। तो आज मेरी मशीन का कैरिंग अमाउंट, ठीक है, इंक्लूडिंग टर्बाइन, अगर मैं आपसे बात करूं आज मेरा मशीन का जो कैरिंग अमाउंट है इंक्लूडिंग टर्बाइन, वो कितना बन जाता है, दैट इज 71,50,000। सर हम लोग को क्या यही चीज सारी क्वेश्चन में शो कर आपको
ठीक है, ओके। अब अगर सपोज कर लीजिए हम सर एक बच्चे का सवाल, सर अगर हम खाली इतना ही कर रहे हैं जो वो थ्योरी वोरी लिखता है हम उसको ना लिखें, देखो बेटा मेन चीज़ उसने यही पूछी। थ्योरी डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है, मैं रिकमेंड करूंगा जितना आप मैक्सिमम एक्सप्लेन करके लिख सकते हो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिकॉज आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, ये समरी है आप लोगों के लिए ताकि आप इसको फटाफट से गो थ्रू कर सके और आपको वो बड़े बड़े आंसर्स ना पढ़ने पड़े। ओके, नेक्स्ट मेरे भाई एक AS11 का क्वेश्चन नंबर 9 आता है। बांसल कंपनी जो है अपना वहां पर एक रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है $12,000 का 15 जनवरी 2024 को, और उसका एक्सचेंज रेट लिखा हुआ है 68 रुपीज पर US डॉलर, ये मेंशन करा है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, देखो सबसे पहले आपको याद रखना है जब AS7 करते तीन तरह के रेट्स हमारे पास होते थे, इसको मैं क्लास में बोलता था TD, दैट इज ट्रांजेक्शन डेट। एक होता था हमारे पास बेटा RD, दैट इज रिपोर्टिंग डेट, और SD होता था सेटलमेंट डेट। तो तीन तरह के हमारे पास बच्चा ये फंडे चलते होते। तो जैसे यहाँ पर आपको लिखा है कि 15 जनवरी को जिस दिन मैंने ट्रांजेक्शन करी है उस दिन बेटा आपके पास आ गया 68 पर डॉलर। जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ 5 मई को, उस दिन एक्सचेंज रेट है 64 पर डॉलर। और करना ट्रांजेक्शन डेट और ये आ गया सेटलमेंट डेट, बट जो रिपोर्टिंग जब मैं करने जा रहा हूँ तो रेट है 65 पर डॉलर। अब अकाउंटेंट ने क्या करा, उसने एंट्री पास कर दी 31 मार्च को, और उसने क्या करा भैया कि सिर्फ जो 64 और 68 का जो डिफरेंस आता ना उसी से एंट्री पास कर, मतलब उसने जो बीच का 65 है उसको इग्नोर ही कर दिया, मतलब ये जो आपके पास रेट आता है इसको इग्नोर ही कर दिया। तो क्या अकाउंटेंट ऐसा कर सकता है? नहीं, एज पर AS11 अकाउंटेंट, क्योंकि हमारा AS11 के अंदर क्या होता है, एक होती है ट्रांजेक्शन, नोटिस करना भाई, ट्रांजेक्शन डेट क्या बोलती है 15 जनवरी, बोलता है यार $12,000 जो है ना, $12,000 को 68 के हिसाब से करूंगा तो वैल्यू आती है 8,16,000। आ गया, चलो। अब अगर मैं बात करूं क्लोजिंग डेट में, जब मैं क्रेडिटर्स को देखूंगा तो मुझे क्रेडिटर्स को देखो उस टाइम पे क्या 65 हो गया, डॉलर अगर कम होता है तो हम लोग को फायदा हो गया बिकॉज हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई ना। आप सोचो, अगर डॉलर कम हो गया तो हम लोग को फायदा हो गया, हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, तो उस केस में भाई हमारी जो लाइबिलिटी पहले 816 थी वो 780 हो गई, हमें गेन हो गया 36,000, रिडक्शन इन लाइबिलिटी। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ सेटलमेंट डेट में, जब मैं पेमेंट करने गया तो बेटा मुझे पेमेंट करनी पड़ी सिर्फ 64 के हिसाब से, तो और फायदा हो गया। तो इस केस में बेटा मेरे को एक्सचेंज गेन हो गया, 780 मेरी लायबिलिटी थी, मुझे पे करना पड़ेगा सिर्फ 768, तो मुझे 12,000 का और फायदा हो गया। तो 12,000 रुपया अगेन मेरा एक्सचेंज गेन है अगले साल। और याद रखना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो अकाउंटेंट जी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत, राइट। जो हमारे अकाउंटेंट भाई साहब जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल ही गलत। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई हमारे पास आ जाता है एक AS14 का क्वेश्चन। ठीक है, अब AS14 के क्वेश्चन में आपको क्या बोला जाता है, बस करते जाइएगा। आस्था लिमिटेड को निष्ठा ने अब्जॉर्ब कर लिया, आस्था बेटा परचेजिंग कंपनी हो गई, निष्ठा आपके पास वेंडर कंपनी। कंसिडरेशन क्या था कि भाई वो लाइबिलिटीज को टेक ओवर करेंगे और आपके पास जो पेमेंट होगी सारी की सारी वो 10,000 रुपया होगा बच्चा आपके पास। एक्चुअल कॉस्ट आपके पास 9,000 है, मतलब एक लिक्विडेशन के जो खर्चे होते हैं, जो अब्जॉर्प्शन के खर्चे होते हैं के बारे में बात कर रहा है। फिर हम पेमेंट करेंगे 9% डिबेंचर ऑफ 50,000 एट अ प्रीमियम 20% थ्रू 8% डिबेंचर इशूड एट अ प्रीमियम 25। दैट मीन्स मैं उनको वहाँ पर बेटा 50,000 के डिबेंचर थे, उनको मैं 8% डिबेंचर का 25% के प्रीमियम पे, और बाद में 15 रुपये पर शेयर दूंगा कैश में, और अलॉटमेंट करूंगा 11% प्रेफरेंस शेयर की और 4 इक्विटी शेयर की 20% के प्रीमियम फॉर एवरी 5 शेयर्स इन आस्था लिमिटेड, फॉर एवरी 5 शेयर्स इन आस्था लिमिटेड। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जो मेरी पेमेंट की जा रही है वो मेरी 3 फॉर्म में हो रही है। देखो, जो आप डिबेंचर को सेटल कर रहे हो वो परचेज कंसिडरेशन का हिस्सा नहीं होता, आई थिंक एवरीवन कैन मेक इट आउट। जो भी हम लोग भैया डिबेंचर को सेटल करते हैं वो परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होता, तो डिबेंचर को जो सेटल कर रहा है करने दो। परचेज कंसिडरेशन इंक्लूड्स एनी सॉर्ट ऑफ पेमेंट इन कैश एज पर AS14, और इफ यू आर सेटलिंग एनी और प्रेफरेंस।
यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ, मेरे पास आज की डेट में 1.5 लाख शेयर। तो आप देखोगे मैंने क्या करा, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करा। एक जो हम सेटल कर रहे हैं भाई कैश में, कैश का बड़ा सिंपल है, 1.5 लाख शेयर पे आपको 15 रुपए के हिसाब से मैं आपको 22,50,000 दे रहा हूँ। ठीक है, वो एक नोट लिख देना कि डिबेंचर को जो पेमेंट कर रहे हैं या जो हम लिक्विडेशन एक्सपेंस को पेमेंट कर रहे हैं वो परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होता। मैं अभी सिर्फ आपको प्रैक्टिकल पोर्शन बता रहा हूँ। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज जस्ट अ समरी ऑफ द आंसर्स। थोड़ा सा डिटेल आपको लिखना पड़ेगा जब आप आंसर्स करोगे तो। ठीक है, प्रिंसिपल हैज टू बी मेंशन। तो यहाँ पर बेटा हम पेमेंट कर रहे हैं 11% प्रेफरेंस शेयर का, 5 शेयर के बदले 3 शेयर, 1 के बदले 3/5, और 1.5 लाख शेयर के बदले भाई हमने वहां पर दे दिए 90,000 प्रेफरेंस। अब 90,000 प्रेफरेंस शेयर हमने इशू करा 9 लाख रुपए। फिर हम इक्विटी की बात करते हैं, 5 शेयर के बदले 4 शेयर, 1 के बदले 4/5, तो 1.5 लाख के बदले आपके पास आ गया बच्चा यहाँ पर 1,20,000 शेयर। और एक शेयर कितने का है, 12 रुपए। ठीक है, तो 12 रुपए का जब आप उसको पे कर रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप इसमें चेक करते हो भाई, जो हम लोग इक्विटी शेयर देते हैं वो 20% के प्रीमियम। ठीक है, तो वो 12 रुपए का शेयर बन गया। तो परचेज कंसिडरेशन इज नाउ 2250 प्लस 9 लाख प्लस 14,40,000, दैट वर्क्स आउट टू बी 45,09,000। ठीक है, आई होप बच्चा ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों जिस हिसाब से मैंने बेटा आपको समरी लिख दी है ना, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लोगे तो आई थिंक द इंटायर आरटीबी विल बी क्लियर्ड द मैक्स 30 मिनट्स। ठीक है, ओके, ध्यान से देखिए। हाउ विल इंटरेस्ट बी कैपिटलाइज व्हेन क्वालिफाइंग एसेट्स आर फंडेड बाय बोरिंग्स इन द नेचर ऑफ बॉन्ड्स दैट आर इशूड एट डिस्काउंट। नाउ व्हाट इज ट्राइंग टू से बेटा, अगर क्वालिफाइंग एसेट्स हम लोग बॉन्ड्स देकर फंड कर, और बॉन्ड्स किस पे इशू करा बेटा, डिस्काउंट पे, तो उसको हम लोग इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कैसे करेंगे। फिर भाई साहब नीचे केस स्टडी बना दी। थ्योरी तो चलो हम लिखेंगे ही, केस स्टडी क्या बना दी, कहता है एक्स लिमिटेड ने इशू करे यहाँ पर ईयर 1 में एक 3 साल के 10% इंटरेस्ट पेड बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू 1 लाख रुपया, उसका प्राइस कितना है, 90,000 रुपया, टू फाइनेंस अ क्वालिफाइंग एसेट विच इज रेडी फॉर इंटेंडेड यूज एट द ईयर ऑफ 2। आपको बताना है कितना बोरिंग कॉस्ट को मैं कैपिटलाइज करूंगा अगर कंपनी अपना डिस्काउंट को राइट ऑफ करेगी स्ट्रेट लाइन बेस। तो अगर आप क्वेश्चन को चेक करते हो भाई, हमारे पास जो अल्टीमेटली 1 लाख का डिबेंचर था या 1 लाख का बॉन्ड था, उसको 90 का इशू करा हुआ है, तो 10,000 रुपये का डिस्काउंट है। अब वो डिस्काउंट को हम लोग को कैपिटलाइज करना है कि नहीं करना, यही मुद्दा है। ठीक है, मुद्दा क्या है भाई साहब, क्या जो हम लोग डिस्काउंट होता है क्या हम उसको कैपिटलाइज करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देखो बेसिकली पॉइंट क्या है, बोरिंग कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट भी आता है और अदर कॉस्ट भी आता है। अगर सपोज कर लो AS 16 के अंदर एक रूल है, वो कहता है भाई कि जब आप बोरिंग कॉस्ट की बात करते हो तो उसमें इंटरेस्ट भी आता है और अदर कॉस्ट भी आता है। जितना भी फंड्स को बोरिंग करने के दौरान आप खर्चा करते हो वो सब बोरिंग कॉस्ट का पार्ट होता है। बोरिंग कॉस्ट के अंदर अगर आप मान लीजिए कोई डिस्काउंट अमोर्टाइज करते हो तो वो भी आता है। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स याद हो भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में हमारे पास एक टॉपिक होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, उसको बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में एक आपके पास नॉर्मल इंटरेस्ट आता है, एक आता है अदर बोरिंग कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है, इसको बोलते हैं अदर बोरिंग कॉस्ट। तो अदर बोरिंग कॉस्ट के अंदर डिस्काउंट का खर्चा भी आता है। ठीक है, तो बोरिंग कॉस्ट जो आपकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है किसी भी चीज को एक्वायर करने में, कंस्ट्रक्ट करने में, कोई क्वालिफाइंग एसेट को, तो उसको हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं जब तक वो क्वालिफाइंग एसेट रेडी फॉर यूज। ठीक है, रेडी फॉर यूज ना। यहां पर जो आपने डिस्काउंट करा है ना 10,000 का, मेरे पॉइंट को समझना, 10,000 का डिस्काउंट अगर मैं 3 सालों में राइट ऑफ कर रहा हूँ, ईयर 1 में इतना राइट ऑफ हो गया, ईयर 2 में इतना, ईयर 3 में। अब देखो इंटरेस्ट तो मुझे हर साल 10,000 देना ही देना है। ठीक है ना, मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पर क्या फंडा है बेटा, ये 1 लाख के बॉन्ड के ऊपर 10% इंटरेस्ट हर साल तो जाना ही जाना है, तो इंटरेस्ट तो आना ही आना अपने को। ठीक है, हर साल। तो बेसिकली क्या है, मुझे जो ईयर 1 में 10,000 का इंटरेस्ट और ये जो डिस्काउंट का खर्चा आएगा 3333,
और जो ईयर 2 में आएगा ना बेटा, ये मैं कैपिटलाइज करूंगा। ईयर 3 वाले को मैं कैपिटलाइज नहीं करूंगा, उसको मैं एक्सपेंस मानूंगा। क्यों? क्योंकि ईयर 2 के एंड पे मेरा एसेट इज रेडी फॉर यूज। इस लाइन को पढ़ना हम लोगों ने। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ईयर 2 के लिए एसेट इज एंड पे रेडी फॉर यूज। तो बेटा जो ईयर 3 का हमारे पास सारा खर्चा होगा वो हमारा कैपिटलाइज नहीं, और जो पहले 2 साल का हमारा डिस्काउंट और इंटरेस्ट का खर्चा होता है वो हमारा कैपिटलाइज्ड हो, राइट। तो आई होप हम लोग को बेटा ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। भाई AS 16 में उसने ये पूछने की क्या कोशिश। नेक्स्ट बच्चा, एक हमारे पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल आता है। तो भाई साहब क्वेश्चन किसका आ रहा है हमारे पास कि एक AS 17 का बड़ा ही प्यारा सा, और कहता है यार एक कंपनी का ना इंटर सेगमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी है, और कंपनी क्या करती है? कंपनी भैया कॉस्ट लेस 5% पे आपस में ट्रांसफर करती है। अच्छा, मार्केट प्राइस जनरली 20% अबव कॉस्ट है, बट कंपनी का मुद्दा है, कंपनी कहती है यार आपस में सेगमेंट में ट्रांसफर करना, तो हम उसको क्या प्रॉफिट पे ट्रांसफर करेंगे, हम उसको कॉस्ट से भी नीचे पे ट्रांसफर करते हैं। तो बताओ क्या कंपनी की पॉलिसी सही है कि नहीं है? देखो AS 17 ना एक बड़ी सिंपल सी बात क्लियर करता है। AS 17 कहता है देखो जब कोई इंटर सेगमेंट ट्रांसफर होता है ना तो वो कंपनी की मर्जी होती है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो AS 17 एक बड़ी सिंपल बात क्लियर करता है, कहता है कोई भी अगर आप ट्रांसफर्स करते हो ना, दैट कैन बी ऑन कॉस्ट, बिलो कॉस्ट और अबव कॉस्ट। ये AS 17 का एक समराइज लाइन है। दैट कैन बी ऑन कॉस्ट, अबव कॉस्ट और बिलो कॉस्ट। ठीक है। तो ये जो पॉलिसी होती है ना कि आप जिस पे ट्रांसफर कर रहे हो, खाली आपका मुद्दा ये है कि वो पॉलिसी को डिस्क्लोज करो, बस। आपका मुद्दा ये है भाई साहब कि पॉलिसी को डिस्क्लोज करो। आप अब ऑन कॉस्ट कर रहे हो, अबव कॉस्ट कर रहे हो, बिलो कॉस्ट कर रहे हो, दैट इज नॉट एन इशू। तो इस केस में ये जो पॉलिसी है कंपनी का वो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखना, द ओनली पॉइंट इज दैट इट नीड्स टू बी डिस्क्लोज, राइट। ओके, फिर हम आते हैं बच्चा, यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा हमारे पास 13। जो ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड पार्टी की होती हैं, जब वो आपस में सर्विस देती हैं, ऑफ कॉस्ट उसको हम लोग को डिस्क्लोज करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल भैया फिर एक केस स्टडी बना दिया कि A लिमिटेड ने एक कॉरपोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, जो सारे के सारे पब्लिक रिलेशन फंक्शंस को सेंट्रलाइज करता है अपने सब्सिडरीज के साथ। और उन्होंने क्या करा बेटा, जब सब्सिडरीज को कोई सर्विस दे दी ना, तो वो जो सर्विस उन्होंने दी है भाई उसके ऊपर कोई चार्जेस चार्ज नहीं कर, मतलब सब्सिडरी को कोई उनके लिए काम कर रहे तो कोई चार्जेस चार्ज नहीं करे। तो क्या इनको ये डिस्क्लोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो पहली बात, अपनी सब्सिडरी जो होती है उसके अंदर एक आपको पॉइंट समझना है, बहुत मुद्दे वाली बात है भैया। कहता है AS 18 कहता है जो भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टीज के बीच में को दिखाना जरूरी है, वेदर प्राइस इज चार्ज और नॉट चार्ज। ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, पहले मैंने AS 18 के एक पार्ट को समराइज करा है कि भैया प्राइस इज चार्ज और नॉट चार्ज, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट उसको दिखाना है तो दिखाना है। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे रिसोर्सेस ट्रांसफर हो रहे हैं वो A लिमिटेड और उसकी सब्सिडरीज के बीच में ट्रांसफर हो रहे हैं। अब A लिमिटेड और उसकी सब्सिडरीज तो RPT है, सॉरी रिलेटेड पार्टी है। तो इस केस में प्राइस चार्ज हो या ना चार्ज हो उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है, बिकॉज वो एक रिलेटेड पार्टी है। RPT से मेरा फुल फॉर्म क्या हो गया भाई साहब? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को दिखाना क्वेश्चन में जरूरी बन जाता, राइट। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का फेवरेट AS 19 का एक छोटा सा प्रैक्टिकल। मैंने यहाँ पर थोड़े से फॉर्मूलाज भी मेंशन करे हैं ताकि बच्चों को याद आ जाए कि भैया कौन सा फॉर्मूला कब लगाना, राइट। चलिए देखिए ध्यान से क्या लिखा है। मनी लिमिटेड जो है अपने पास लीज करता है एक मशीन, और जो मशीन की फेयर वैल्यू है वो 24 लाख दे रखा। लीज टर्म आपको दिया हुआ है, लीज रेंटल पर एनम मतलब हर साल का लीज रेंटल 4 लाख, GRV अराउंड 80,000, एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू अराउंड 1.5 1.5 लाख, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, और उसके जो परसेंटेजेस हैं उसका टेबल वैल्यूज ऑलरेडी गिवन। मुझे UFI निकालना, तो हम क्लास में UFI बोलते हैं। UFI इज अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो भाई साहब क्या बोला जाता है? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, याद रखना। ठीक है। अब बच्चे इसको चेक करें
AS19 क्या बोलता है? AS19 कहता है कि कोई भी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम जब आपने निकालनी हो तो उसको हम निकालते हैं, जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है लीज पे, उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP को माइनस कर। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे निकाली जाती है भाई साहब? जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लीज पर होता है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू MLP का माइनस करते हैं। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? जो MLP है उसमें UGRV प्लस कर दो और GRV प्लस कर दो। अब MLP क्या है बेटा? 4 लाख रुपया साल का, 5 साल का पीरियड है तो 20 लाख हो गया। 70,000 भाई साहब मेरी UGRV गिवन है, 0.7 लिखा था मैंने, 70,000 कर दिया। GRV मेरी 80,000 गिवन है, तो मेरे पास टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया 2150। ओके, अब जब मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला ये होता है, बट अभी मुझे इसके फॉर्मूले को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मुझे टेबल वैल्यू इट्स ऑलरेडी गिवन टू अस, ऑलरेडी गिवन टू अस, मुझे टेंशन नहीं है। तो मैंने क्या करा बेटा, पहले हर साल 4-4 लाख से उसकी टेबल वैल्यू को मल्टीप्लाई करा, फिर GRV को मल्टीप्लाई करा, फिर UGRV को मल्टीप्लाई करा। अब आपको थोड़ा याद करना है भैया, GRV को जो मल्टीप्लाई करते थे तो आपको लास्ट ईयर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, UGRV को मल्टीप्लाई करना है तो लास्ट ईयर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। मेरे पास आ गया बच्चा ये वैल्यू, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखोगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेडी एज पर द फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP रेडी एज पर द फॉर्मूला। अब आपको UFI निकालना है, दैट इज पॉइंट नंबर 2, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 2150, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP 13,45,002 को करा माइनस, मेरे पास बैलेंस आ गया 8,04,148 रुपये, राइट। तो सिंपल आप UFI सीधा फॉर्मूले से लगा सकते, ठीक है। चलिए हम इसको चेक करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, एक हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है AS20 का। हम जब AS20 का एक क्वेश्चन चेक करेंगे ना, तो बड़ा प्यारा सा हमारे पास क्वेश्चन चेक करना। लिखा क्या है कि भाई XYZ लिमिटेड एक होली ओन्ड सब्सिडरी है BC लिमिटेड, ये आपको मेंशन कर रहा है। ग्रुप प्रिपेयर करता है एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 31 मार्च 24 का, और XYZ लिमिटेड एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाता है जिसके ऊपर लॉस हो रहा है 2 करोड़ का। एक मिनट, अब अगर आप यहां नोटिस करोगे भैया कि एक होली ओन सब्सिडरी है BC लिमिटेड की, ठीक है, मतलब XYZ लिमिटेड की एक सब्सिडरी है BC लिमिटेड, और उन लोग एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भी बना रहे हैं और एक सेपरेट स्टेटमेंट भी बना रहे हैं, मतलब दोनों लोग तैयार कर रहे हैं, एक कंसोलिडेटेड और एक सेपरेट, दोनों तैयार कर रहे हैं। अच्छा, जबकि जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है ग्रुप का वो 40 लाख है। XYZ लिमिटेड जो है बेटा, याद रखना, XYZ लिमिटेड जो होल्डिंग कंपनी है उसका 5 लाख शेयर थे, और उन लोग ने बेटा एक ऑप्शंस भी ग्रांट करी है 1 लाख शेयर्स की, ठीक है। अब 6 लाख शेयर्स हो जाएंगे, तो उससे कोई इनकम में चेंज नहीं हुआ, राइट। अब बताओ उनका बेसिक EPS और डायल्यूटेड EPS क्या होगा फॉर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और पूरे ग्रुप का भी, मतलब अलग अलग का भी और ग्रुप का भी, ठीक है। अब ध्यान से पहले बात को समझना है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, XYZ लिमिटेड अगर अलग से स्टेटमेंट, मतलब अपनी स्टेटमेंट बनाती तो उनको 2 करोड़ का लॉस होता है, ठीक है। जब वो XYZ BC को कंबाइन करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती तो उनको 40 लाख का प्रॉफिट नजर आता है, याद रखना, ठीक है। तो इस पॉइंट को फोकस करना है सर। तो AS20 क्या कहता है, देखो कहता है पोटेंशियल इक्विटी शेयर, PES का मतलब आपको याद होगा, थोड़ी अपने को आदत है भैया, हम एब्रीविएशन यूज करते हैं, दैट इज पोटेंशियल इक्विटी शेयर। वो हमारे डायल्यूटिव कब होते हैं, जब आप इक्विटी शेयर में जब उसको कन्वर्ट करते हो ना, तो आपका नेट प्रॉफिट जो है शुड डिक्रीज। बेसिकली फंडा क्या है बेटा, नेट प्रॉफिट शुड डिक्रीज, ठीक है। अगर सपोज कर लो कभी वो नेट लॉस को डिक्रीज करता है तो वो एंटी डायल्यूटिव हो जाता है। तो आपको पहले ये पॉइंट समझना है, अगर तो हमारे नेट प्रॉफिट कम होते हैं, ठीक है, तो हमारा वो डायल्यूटिव होता है। अगर हमारा नेट लॉस कम होता है तो बेटा वो एंटी डायल्यूटिव हो जाता है, विच इज एक्चुअली नॉट रिलेवेंट। अच्छा, अगर मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूं भैया, मुझे 40 लाख का प्रॉफिट हुआ, 5 लाख शेयर थे, ठीक है, पहले बेसिक EPS में,
तो 8 रुपये मेरे को यहाँ पर आ गया। अगर मैं सेपरेट, एसएफएस का मतलब हो गया सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूँ, तो मेरा 2 करोड़ का बच्चा मेरे को यहाँ पर लॉस था, उसको जब मैं 5 लाख शेयर से डिवाइड करूंगा मुझे 40 रुपीस का पर लॉस हो गया, लॉस पर शेयर हो गया। बट जब सपोज मैं ऑप्शंस देता हूं तो ऑप्शन में 1 लाख शेयर और आ गए, तो उस केस में कंसोलिडेटेड में तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा सिर्फ वहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अल्टीमेटली मैं बोलूंगा ठीक है मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है तो ये डाइल्यूटिव है। बट प्रॉब्लम ये आती है बच्चा, जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अगर मैं ऐसा करने जाऊंगा ना, 6 लाख से डिवाइड करूंगा, तो वो मेरे लॉस को कम कर देगा। अब लॉस अगर रिड्यूस होगा तो वो एंटी डाइल्यूटिव हो जाएगा। अब जैसे ही वो एंटी डाइल्यूटिव होता है उसको शो नहीं करते, कहते हैं अपने को लॉस को कम नहीं करना, लॉस पर शेयर और कम नहीं कर सकते। तो लॉस आपने 40 का ही दिखाना है, तो यहां पर आपको इसको नीचे सेम दिखाना है। एंड प्लीज कृपा करके यहां सेम मत लिख देना, यहां पर आपको जो ऊपर लिखा है वो नीचे दोबारा लिखना है। कहने का मतलब, इन द केस ऑफ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स योर बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस विल बी सेम। याद रखना, इन द केस ऑफ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स योर बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस विल बी एब्सोल्यूट सेम। इसको मत भूलना बस खाली। भाई एक 16th क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो प्लीज एक बार सारे मेरे साथ करना। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, समझे? मतलब इस पूरी आरटीपी का सबसे अच्छा प्रॉब्लम यही है, बाकी सारी प्रॉब्लम्स बड़ी नॉर्मल सी हैं, बहुत इजी हैं, और ऑनेस्टली बताऊं तो सबसे अच्छी प्रॉब्लम यही है। ओके, फोकस करें। लिखा है एबीसी लिमिटेड अपने अकाउंट्स बना रहा है 30, और 1 अप्रैल 22 को उन्होंने एक मशीन परचेज करा जिसकी कॉस्ट है 1.5 लाख रुपए। ये मशीन की जो यूजफुल लाइफ थी ना 3 साल की थी, और उसमें स्क्रैप वैल्यू भैया 0 था। अब यहां पर बोलता है यार उन लोग ना एलिजिबल है 100% फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन के लिए। मतलब मशीन जो ऐसी है कि टैक्स वाले बोलते हैं भैया लगाना तो पहले ही साल पूरी डेप्रिसिएशन लगा लो। अच्छा, वैसे अगर आप अकाउंटिंग के लिए चलोगे तो आप 3 सालों में डेप्रिसिएशन लगाओगे। मतलब आप क्या करोगे, 1.5 लाख को एसएलएम बेसिस पे 5 से डिवाइड करोगे अकाउंटिंग के हिसाब से, तो हर साल आपकी डेप्रिसिएशन हो गई 50-50 हज़ार। और वैसे टैक्स वाले बोलते हैं भैया पहले साल ही 100%, 1.5 लाख निकाल दे। एबीसी के पास प्रॉफिट्स है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस का 2 लाख ईच का हर साल, और टैक्स रेट है 40%। अब मशीन जो है उसको हम परचेज कर रहे हैं 1.5 लाख का 2022 में, उससे हमें 60,000 की टैक्स सेविंग भी होती। कॉर्पोरेट टैक्स आपने लिखा कि भैया हर साल सेम रहेगा, आपको डेफर्ड टैक्स और अपना करके आपको एंट्रीज पास कर, ठीक है, हम लोग एंट्रीज वगैरह पास करेंगे, वो ठीक है। अब आपको एक और केस बताया, कहता चलो ये तो आपके पास पहले क्या लिख दिया कि डेफर्ड टैक्स अपना सारे कॉर्पोरेट टैक्स सेम रहेगा। अब वो कहता है अब एक बात करो, अगर सपोज कर लो टैक्स रेट में चेंज आ जाए, मतलब ये एक सेकंड केस हो गया कि मान लो बच्चा अगर सपोज कर लो 40% की बजाय हर साल डिफरेंट टैक्स रेट, तो दिस इज अ गुड पॉइंट कि हर साल डिफरेंट टैक्स रेट्स हो। मतलब आपके पास हर साल भैया टैक्स रेट डिफरेंट है, पहले में 40%, फिर 35, फिर 38%। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, मतलब एवरी ईयर में टैक्स रेट इज डिफरेंट। तो उस केस में हमने क्या करना है, ठीक है, अंडरस्टैंड करें। देखो जरा क्वेश्चन को प्लीज अपने सामने रखना, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को चेक करोगे ना भाई, तो मुझे प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्सेस पीबीडीटी इज प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्सेस, जो मुझे गिवन है भाई साहब 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख, ठीक है, ये अपने पास आ गया, ये अपने पास 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख गिवन है। अगर हम लोग अकाउंटिंग के पर्पसेस के हिसाब से डेप्रीसिएशन को चेक करते हैं ना भाई, अगर हम अकाउंटिंग पर्पस के हिसाब से डेप्रीसिएशन को, ठीक है, डेप्रीसिएशन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना भाई, तो मेरे पास आ गया 50,000, 50,000, 50,000 हर साल आ गया। अच्छा, मेरे पास जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है वो आ गया 1.5 लाख। अब अगर मैं टैक्स के हिसाब से टैक्स लगाता हूँ, सपोज कर लो बच्चा मैं अगर यहाँ पर टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसमें चेक करना, मेरे पास भाई साहब यहाँ पर क्या आएगा, 2 लाख का अगर मेरा प्रॉफिट था
नोटिस करना बेटा, 2 लाख का प्रॉफिट था पहले साल। अगर मैं 1.5 लाख ही पूरा डेप्रीसिएशन दे दूं, मेरा जो 40% के हिसाब से टैक्स रेट कितना आना चाहिए, करंट टैक्स शुड बी 20,000। और उसके बाद नॉर्मली क्या होना चाहिए बेटा, जो 2 लाख के ऊपर 40% मैं अगर लगाता हूं, बिकॉज मेरा ऑब्वियसली अकाउंटिंग प्रॉफिट मेरा 1.5 लाख है ना, बट अगर मेरा टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट चलेगा तो प्रॉफिट तो 2 लाख है। पहले ही साल में मैंने सारी डेप्रिसिएशन दे दी, पॉइंट को समझना, पहले साल में सारी डेप्रिसिएशन दे दी। तो उस केस में अगर बच्चे चेक करें तो मेरे पास यहां पर 80,000 और 80,000 करंट टैक्स रेट आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि तुमने जो प्रैक्टिकली अगर आप डिफरेंस चेक कर रहे हो दोनों में, हुआ क्या कि आपने टैक्स में 1.5 लाख की डेप्रिसिएशन अलाउ कर दी, जबकि अकाउंटिंग में आपने सिर्फ 50 की अलाउ करी। तो डिफरेंस आ गया बच्चा 1 लाख का। तो 1 लाख के ऊपर 40% का आपका हो गया डीटी, बिकॉज आपको उतना टैक्स अभी और पे करना है। अंडरस्टैंडिंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गई। तो ये मुझे पहले साल, अब क्या आपने अकाउंटिंग में अगर आप नोटिस करोगे, अकाउंटिंग के हिसाब से बेटा अब आपने वहां पर डेप्रिसिएशन लगाई सिर्फ 50, जबकि लगनी चाहिए भैया 1.5 लाख की। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या होगा कि आपको इतना टैक्स अभी और पे करना है, डिटेल हो गया। और इसको हम करेंगे माइनस, बट अगले साल फिर क्या होगा, वो रिवर्सल ऑफ डिटेल हो जाएगा। क्योंकि आप अगर देखोगे रिवर्सल क्यों, क्योंकि पहले साल सारा डेप्रिसिएशन ले लिया। तो अगले साल क्या होगा दोस्तों कि आपके पास डीटीएल का रिवर्सल हो जाएगा। रिवर्सल कितना भाई साहब, 20,000 20,000, क्योंकि आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अगले साल क्या हो जाएगी बच्चा, रिवर्स। ठीक है, अब पॉइंट को समझो। तो मेरे पास बच्चा अगले साल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स हो गई, बिकॉज मैंने पहले साल ही सारा का सारा बच्चा मैंने वहां पर क्या करा, मैंने पहले साल ही सारा डेप्रिसिएशन ले लिया। तो अगले साल बेटा मेरी ये 40,000 जो है वो 2020 करके 2 बार में रिवर्स हो जाएगी। तो मेरा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनता है वो बनता है 90 90 और 90। आ गया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, 2022 में जो मेरा डेप्रीसिएशन एज पर टैक्स पर्पस आता था 1.5 लाख था। जो मेरा डेप्रीसिएशन एज पर अकाउंटिंग पर्पस था वो 1 लाख था। मैं उसकी डिटेल बता रहा हूं कि मैंने ये रिवर्सल वाला अमाउंट कैसे निकाला। तो बेटा मेरा जो टाइमिंग डिफरेंस, जिसको हम बोलते थे टाइमिंग डिफरेंस, वो क्या है, 1 लाख है। तो डिटेल कितना आ गया बच्चा, ये बच्चा मैंने एक्सप्लेनेशन करा बेटा डिटेल कैसे आया। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर वो 20 कैसे आया, तो 20 भी बता देता हूं। देखो अगले दो सालों में तुम्हारा जो टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन शुड बी निल। टैक्स वालों के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो माय डेप्रिसिएशन शुड बी 0, और अकाउंटिंग के हिसाब से माय डेप्रिसिएशन शुड बी 50,000, क्योंकि तुमने क्या करा हुआ है, तुमने अकाउंटिंग के हिसाब से 50,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज करी हुई है। फोकस करो। तो भाई इसके ऊपर अगर 40% टैक्स लगाया जाए तो हमारे पास ये जो आपके पास आएगा 20,000 रिवर्स ऑफ डीटीएल। ठीक है, तो अब अगर आप डीटीएल को रिवर्स करोगे तो भाई तो इस केस में आपके पास ये क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, अब इसकी ना उसने एंट्रीज भी पास करने को बोली है। मैं रेकमेंड क्या करूंगा बेटा, अगर आप लोग एंट्रीज देखना चाहते हैं ना तो एंट्री वुड बी वेरी वेरी सिंपल। तो मैं आपको बताता हूँ, एंट्री अगर आप चेक भी करोगे तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। वो एंट्री का सीन क्या है, मैं बच्चों के लिए बेटा एक काम कर सकता हूँ कि एंट्री मैं थोड़ा सा आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे सपोज कर लो, इसमें क्या होगा, फर्स्ट ईयर में अगर आप एंट्री पास करोगे, सपोज 2022, पहले आपने करंट टैक्स पे करा। अंडरस्टैंड करें बेटा, पहले आपने क्या करा भाई साहब, करंट टैक्स पे करा। तो पहले करंट टैक्स में आपने क्या करना है, PL2 जो आपका करंट टैक्स होगा वो 20,000 की आपकी एंट्री है। ठीक है, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। फिर आपने क्या करा, फिर PL को डेबिट करा और आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गया बच्चा पहले साल में 40,000। बिकॉज इन दिस केस आपका एक्सपेंस है तो दोनों केस में PL डेबिट हो। ठीक है, पर 2023 में क्या होगा कि आपका करंट टैक्स तो आ जाएगा PL2 करंट टैक्स। पहले आप एंट्री चेक कर लेना बच्चा, वो आ जाएगी 80,000, बिकॉज आपके पास टैक्स कितना है, 80,000। चेक करो, बट अब DTL रिवर्स हो रहा है, रिवर्स हो रहा है तो एंट्री भी रिवर्स हो जाएगी, DTL टू PL। तो अब आपके पास क्या होगा भाई, 20,000 से रिवर्स हो जाएगा। राइट, अब मजेदार बात क्या है भैया, 2024 में भी सेम चीज, सेम एंट्रीज वुड बी पास इन 2020। राइट,
बट इसमें ना एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और है विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड। क्या, अगर आप यहाँ पे देखोगे 2022 में मेरे पास हमने डी जो टाइमिंग डिफरेंस हमारे पास आया था वो 1 लाख का हमारा जो डिफरेंस आया था। अब वो टाइमिंग डिफरेंस बटा 1 लाख का था, उस पर 40% मैंने डिटेल बनाया 40,000। ठीक है, तो जब मैं एंट्री पास करूंगा पीएल टू डीटीएल वो कितना आ जाएगा 40,000। ठीक है, अब ये पॉइंट मैं कौन सा बता रहा हूं, देखो यहां तक तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन खत्म हो जाता है जब टैक्स रेट सेम था। पर उसने क्या बोला, अब टैक्स रेट में चेंज आ रहा है। अब ये पॉइंट क्या आ रहा है बेटा, टैक्स रेट में आपके पास आ गया चेंज। अब अगर टैक्स रेट में भाई साहब चेंज आ गया तो क्या करना चाहिए, देखो पहले साल तो 40%, पहले साल आपने कर ली एंट्री पीएल टू डीटीएल। ठीक है, अब ये 1 लाख कैरी फॉरवर्ड हुआ अगले साल। अगले साल बेटा 50,000 का रिवर्स हो गया, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि भाई आपके पास अगले साल क्या हो गया कि 50,000 आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी जो कि टैक्स के हिसाब से नहीं करनी चाहिए थी। तो आपका जो टाइमिंग डिफरेंस का बैलेंस रह जाएगा 50। आपको 50 पे 35% का टैक्स लगाना है। अब आपका 50 पे 35% का टैक्स लगेगा तो वो कितना लगेगा 17,500। अब हुआ क्या कि पहले आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 40 थी, अब हो गई 17,500, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग बाय 22,500। तो इसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी डीटीएल टू पीएल। एंट्री क्या हो जाएगी भाई साहब, रिवर्स हो जाएगी। ध्यान से मेरी बात को समझो, इफ यू आर चेंजिंग टैक्स रेट्स इन दैट केस फर्क पड़ेगा। अगर तो टैक्स रेट हर साल 40% था फिर तो ठीक है, ये सेम था, ये नॉर्मल चलता रहेगा। बट अगर आपके पास चेंज होता है तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है। फिर 50,000 आपके पास था, इस साल फिर से रिवर्स हुआ। रिवर्स हुआ तो भाई इस साल बैलेंस आपका पूरा निल हो गया। निल होने के बाद 38% टैक्स लगाओगे तो वो निल आएगा। मतलब पहले आपका 17,500 तक लायबिलिटी थी, इस साल आते आते खत्म हो गई। तो अब आपको मतलब 17,500 लायबिलिटी खत्म, 17,500 लायबिलिटी खत्म, तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी डीटीएल टू पीएल 17,500। तो बेटा यही एक अच्छा पॉइंट है जो आपको डिस्कस करने वाला है इस पूरे के पूरे आरटीपी में। अगर बच्चे सारे बच्चे इसको अच्छे से चेक कर लो, दिस इज द ओनली गुड पॉइंट विच नीड्स टू बी डिस्कस्ड इन द एंटायर आरटीपी। ओके भाई, मैं इसके लिए एक स्पेशल अटेंशन चाहूंगा बच्चों का। इन केस इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस, डोंट वरी अबाउट इट, आई कैन री एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट, बहुत दासू पॉइंट है। ओके उसके बाद भाई हमारे जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो बहुत सिंपल हैं। जैसे एक AS23 का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, वो क्या कहता है, यार एक बात बताओ, ए लिमिटेड 1 लाख रुपया अपना इन्वेस्ट करता है, 10% स्टेक ले लेता है बी में। ठीक है, फिर 3 लाख रुपया और लगाता है, 20% स्टेक ले लेता है। नोटिस करना, ए ने और बी ने 30% का स्टेक ले लिया भैया, 2 बार करके। अच्छा, जब पहली इन्वेस्टमेंट हुई तो उस टाइम पे बी का नेट इन्वेस्टमेंट था 7.5 लाख, और करना। दूसरी इन्वेस्टमेंट हुई भैया तो हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट कितना था 12.5 लाख। अब बताओ क्या बी लिमिटेड ए की एसोसिएट है कि नहीं है? अगर है तो गुडविल भी निकालो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहली बात, AS23 क्या बोलता है, कहता है यार एक एसोसिएट कौन होती है जिसमें हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, मतलब हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर रखते हो। यही हमारा बेसिकली भाई AS23 का रूल है एसोसिएट का, राइट। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ए ने क्या करा, बी में चलते चलते भैया 30% एसोसिएट तो है। अब एसोसिएट है तो जब पहली इन्वेस्टमेंट उसने करी 1 लाख की, उस टाइम पे उनके नेट एसेट थे 7.5 लाख के, 7.5 लाख का 10% उसको साढ़े सॉरी 75,000। तो भैया 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 75,000 का आपको शेयर मिल रहा है, तो भैया आप 1 लाख क्यों दे रहे हो 75,000 के शेयर के बदले, कि आप 25,000 की गुडविल बाय कर। ऐसे ही 3 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 12.5 लाख उसका नेट एसेट था सेकंड वाले टाइम पे, तो 20% भाई साहब उसका जो इन्वेस्टमेंट था उसके हिसाब से उसको 2.5 लाख मिला, तो गुडविल कितनी होगी 50,000। सेम तरीके से तो बेटा जो हमारा गुडविल है वो टोटल हमारी कितनी हो गई है 75,000। सारे बच्चे चेक कर लेना भाई साहब, जो टोटल गुडविल हमारे पास कितनी हो गई है 75,000। अब आइए
यार ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि AS24 में आपको क्या क्या डिस्क्लोजर्स और प्रेजेंटेशन कर, और चार ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ये बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन डाल दिया। आप भगवान से दुआ करें कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आए, एंड यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी अगर आपको ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन कोई आ जाता है। फोकस करना भाई साहब, इसमें एक बार याद करा देता हूँ, इसमें बहुत सारी बातें होती थी। क्या? जैसे आपको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में क्या क्या डिस्क्लोज करना होता है भैया? डिस्क्रिप्शन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का, उनका बिजनेस सेगमेंट है कि जोग्राफिकल सेगमेंट है, उनका इनिशियल डिस्क्लोजर, इवेंट का डेट और नेचर, एसेट्स के कैरिंग अमाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये मैं रिकमेंड करूँगा, बच्चे खुद भी पढ़ सकते हैं। हाँ, मैं वो याद करा देता हूँ, चार कौन सी चीज़ें थी जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं होती थी। एक आपको याद करना है बेटा, जब आपको लिखा हो कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट को धीरे धीरे ग्रेजुअली फेज आउट कर रहे हो, तो वो हमारा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं होता। अगर हम कोई एक प्रोडक्ट बना रहे थे, अब उसको आज बनाना बंद कर रहे हैं, तो वो हमारा ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू करना नहीं होता। अगर हम लोग कोई लोकेशन या प्रोडक्शन एक्टिविटी को शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं होता। अगर हम एक कॉस्ट सेविंग के लिए या टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के लिए एक फैसिलिटी को बंद कर रहे हैं, तो वो भी हमारा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन जो बच्चे वहां पर अपना कर सकते। ओके, नेक्स्ट आएंगे, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। 19 2023-2024 में एंटरप्राइज ने कॉस्ट इनकर करी और बोलता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के ऊपर ये खर्चे। अब देखो यहां पर उसने क्या खर्चा करा, एक उसने डिटेल प्रोग्राम और डिजाइन का पहले फेज 1 पे खर्चा करा, फिर कुछ कोडिंग और टेस्टिंग का खर्चा कर लिया, फिर कुछ और खर्चे कोडिंग के, फिर और टेस्टिंग के, मतलब जो फेज 3 फेज 4 में है। अच्छा, फिर आपने प्रोडक्ट का कोई ट्रेनिंग मटेरियल का खर्चा करा फेज 5 में। फिर आपने क्या करा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का और कोई मटेरियल का अपना सपोज डुप्लीकेशन करना, डुप्लीकेशन मतलब होता है एक और कॉपी बना ली और बाद में प्रोडक्ट को पैक करा। आपको लिखा है कि फेज 2 के कंप्लीशन के बाद इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज टेक्निकली फिजिबल फॉर द मार्केट। मतलब फेज 2 तक वो सिर्फ एक रिसर्च की फेज में था, जरा गौर करना। फेज 2 के कंप्लीशन के बाद मतलब इन सब चीज़ों में ऐसा लगता है भैया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज रेडी फॉर द मार्केट, मतलब फेज 2 के पहले वो रेडी फॉर मार्केट नहीं था, वो अभी अंडर आप कह लो प्रोसेस में था। ठीक है, अब बताना है कितना अमाउंट हम लोग को कैपिटलाइज करना है। तो मैंने क्या करा बेटा, ये सारे खर्चों को ना आपके लिए 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। पहले पॉइंट को समझो। अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कॉस्ट की बात कर रहे हो ना, तो भाई अगर सपोज कोई कंप्लीशन करते हो डिटेल प्रोग्राम या डिज़ाइन का, कोडिंग टेस्टिंग करते हो फेज 1 फेज 2, बेटा वो सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। वो सिर्फ क्या है, वो R&D कॉस्ट है। क्योंकि जब सपोज आप कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो आप अभी क्या कर रहे हो बच्चा, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, तो वो एक सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज है। तो उसको हम लोग मानते हैं एक्सपेंस, क्या उसको कैपिटलाइज करते हैं? नहीं। बाकी जो कोडिंग की कॉस्ट, टेस्टिंग की कॉस्ट, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कॉस्ट, देखो ये सब आपको प्रोडक्ट को बनाने में ज़रूरी है। कोडिंग करना, टेस्टिंग करना, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करना एंड ऑल दैट, वो सारा चीज़ें बेटा आपको प्रोडक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, बिकॉज दैट विल मेक द प्रोडक्ट रेडी फॉर सेल। बट जो ड्यूप्लीकेशन आता है और पैकिंग कॉस्ट आती है, ड्यूप्लीकेशन और पैकिंग कॉस्ट, वो बेसिकली डेवलपमेंट फेज में चलता है। तो याद रखो, एक रिसर्च होता है, एक हमारे पास जो खर्चा रेडी फॉर द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो। अब इसमें से इसको हम लोग कैपिटलाइज कर लेंगे, इस पोर्शन को। मतलब इस पे जो हमने 3 खर्चे करे हैं, कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। ये वाले खर्चे, इसको हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। बाकी अगर आप चेक करोगे ना भाई, तो उसको हम लोग को लॉजिकली कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ड्यूप्लीकेशन कॉस्ट जो है वो आफ्टर डेवलपमेंट फेज, उसको एक्सपेंस मानना चाहिए। ये बड़ा बिफोर डेवलपमेंट फेज है, रिसर्च की फेज है, इसको भी एक्सपेंस मानना चाहिए। तो जो हमारा एक्चुअली में पूरा का पूरा प्रोडक्शन या आप कह लो भाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बनाने का खर्चा है, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड एज 67,000। राइट भाई, इसको समझने के लिए मैंने इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड करा है, विच इज वेरी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, एंड दोस्तों मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको
पढ़ने में भाई थोड़ा बड़ा सा लगेगा, बट इसमें कुछ खास है नहीं, खाली आपको डराने के लिए इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, जबकि क्वेश्चन बहुत सिंपल। मैं आपको क्वेश्चन अपने तरीके से समझ, आप कौन हो भाई? आप क्यू ए हो, आपका कोई कस्टमर है के, ठीक है, आपका कोई सप्लायर है एफ, आपने एफ से सामान लेकर आगे कोई हल्का सा प्रोसेस करके अपने कस्टमर को बेचा। अब भैया कस्टमर जो है वो बाद में आपसे क्लेम करता है, देख यार प्रोडक्ट तो है भैया वो तेरा डिफॉल्ट, ठीक है, और कहता है तेरा प्रोडक्ट फॉल्टी है और मुझे उससे हो गया नुकसान। अब कस्टमर ने आपके ऊपर केस कर दिया। अब कस्टमर ने केस करा तो पता लगा भैया कस्टमर को आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे 5 करोड़ के। अब ये डायग्राम को समझना, ये चेन चल रही है, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, आगे कस्टमर क्या, अब वो रॉ मटेरियल में कुछ गड़बड़ थी, अच्छा उस गड़बड़ की वजह से जो आपका जो एंड प्रोडक्ट था वो भी गड़बड़ हो गया, और वो आपने कस्टमर को बेचा, कस्टमर ने उठा के आपके ऊपर केस कर दिया। ये पूरी कहानी का सारांश है, ठीक है। तो भैया अब कस्टमर जो है वो आपके ऊपर केस कूस करके बोलता है, पहले 5 करोड़ का क्लेम कर रहा था, बाद में पता लगा 5 करोड़ 20 लाख का क्लेम हो गया, बाद में पता लगा भैया जब तक सेटलमेंट हुई है तो वो 5 करोड़ 30 लाख की सेटलमेंट, ऐसे कहानी बना दी उन्होंने। फिर आपने क्या करा, आप भी सियाने हो भैया, आपने उठा के क्लेम ठोक दिया एफ पे, आपने बोला मैं क्लेम एफ से लूंगा, तो जो एफ से क्लेम आ रहा था पहले 3.5 करोड़ का आ रहा था, फिर बाद में रिवाइज करके 3 करोड़ 60 लाख का आ गया, फिर 3 करोड़ 70 लाख का आ गया, जबकि जब सेटल हुआ तो पता लगा भैया 3 करोड़ 75 लाख रुपए का सेटल हम लोग को होगा जून 2022 में। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब सपोज तुम्हारे, याद रखो सेटल होगा वो तो बात की बातें हैं, मैंने पूछा क्या है, जब हमारे 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, 31 मार्च 24 को, तो क्या कंपनी जो कस्टमर उनके ऊपर केस करके बैठा है, तो क्या कंपनी उसकी प्रोविजन बना सकती है? डेफिनेटली बना सकती है यार। देखो इसमें क्या कहानी होती थी, अगर बच्चे याद करोगे तो प्रोविजन कंपनी क्यों बना सकती है, बिकॉज एक तो आउटफ्लो कैन बी मेजर्ड, इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूं प्रोविजन कंपनी क्यों बना सकती है, बिकॉज आउटफ्लो कैन बी मेजर्ड, यस। और क्या आप एक अमाउंट एस्टिमेट कर सकते हो, यस। देखो मैं आपको बताता था क्लास में पीओई, क्या पी क्या था, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पी ओ क्या था, आउटफ्लो कैन बी मेजर्ड, ई एस्टिमेट कैन बी मेड। जहां पर पोए, अगर आप याद करोगे मैं क्लास में बार बार मजाक करता था, पोए जहां पर पोए है बेटा वहां प्रोविजन बना सकते, दैट इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ठीक है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, पैसा देना ही पड़ेगा, कस्टमर ने केस करा हुआ पैसा देना पड़ेगा। फिर क्या हमारे पास अल्टीमेटली हम उसके आउटफ्लो को कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ जी भैया 5 करोड़ के आसपास की अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्या हम एस्टिमेट कर सकते हैं, हाँ जी प्रोविजन हम करेंगे, हाँ जी, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको डाल देंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू करंट लायबिलिटी 5 करोड़ 20 लाख रुपए, समथिंग लाइक दैट, जो हमारा 31 मार्च को वैल्यू है। अगर आप देखोगे 31 मार्च को भाई साहब मेरे पास जो वैल्यू जा रही है वो कितनी है, वो 5 करोड़ 20 लाख, तो मैं 5 करोड़ 20 लाख रुपया 31 मार्च को दिखा दूंगा, बाकी फ्यूचर में मैं कितना पे कर रहा हूँ कितना सेटल कर रहा हूँ तो बात की बात है। अच्छा, बट एक प्रॉब्लम है कि जो पैसा आपको सप्लायर से मिलने वाला है कॉन्टीजेंट एसेट, तो अभी हम किसी भी इनकम या एसेट को एंटिसिपेट नहीं कर सकते, किताबों में रूल है, ठीक है, प्रूडेंस प्रिंसिपल, तो वो एक कॉन्टीजेंट एसेट है, तो वो जब मिलेगा तब की तब देखेंगे भैया, अभी वो कॉन्टीजेंट एसेट है, तो क्या कॉन्टीजेंट एसेट को हम किताबों में दिखा सकते हैं, जवाब है बिल्कुल नहीं दिखा सकते, ठीक है, तो याद रखना बेटा, जवाब है उसको बेटा हम लोग बिल्कुल नहीं दिखा सकते। तो यही उसने 3 पॉइंट पूछे हैं आपसे, अगर आप समरी पढ़ोगे तो एक तो भैया क्या वो प्रोविजन बना सकता है, हाँ जी, अगर बनाएगा तो क्या एंट्री पास करेगा, आपको बता दी स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू करंट लायबिलिटी 5 करोड़ 20 लाख, क्या वो बेटा वो एफ का जो सप्लायर का पैसा उसको आना है, क्या उसका ट्रीटमेंट दिखाएगा, नहीं बच्चा उसका ट्रीटमेंट वो नहीं दिखा सकता, बिकॉज इट इज अ कॉन्टीजेंट एसेट और कॉन्टीजेंट एसेट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द, राइट गाइस। तो आई होप दोस्तों ये जो समरी है, अगर आप देखोगे समरी सिर्फ अगर मैं करा रहा हूं तो इससे आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो तकरीबन मेरे को कराने में अगर आपको 1 सवा घंटा लग रहा है, भाई अगर आप इसको खुद दोबारा से पढ़ोगे तो दैट विल टेक अ वेरी लेस टाइम। और बेटा ऐसे ही मैं बहुत जल्दी आपको एक सीएमए का भी आरटीपी पूरा समराइज करके आपको प्रेजेंट कर दूंगा, एंड आई होप दिस विल बी यूजफुल, एंड फॉर एनी डाउट्स एंड क्वेरीज बच्चा आई एम ऑलवेज देयर,
work hard and work hard. That's the only funda to clear chartered accountancy exams, and be honest with yourself. God bless you all. Bye bye. God bless.